हेलो गाइस, तो आज हम करेंगे चैप्टर 2। ठीक है। चैप्टर 2 जिसका नाम है स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका, कि हमारे हेल्थ में गवर्नमेंट का क्या रोल है, ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। देखिए, लोकतंत्र में लोगों की अपेक्षा रहती है कि सरकार उनके कल्याण के लिए कार्य करे। ये कार्य कैसे हो सकते हैं कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार प्रदान करके, गृह निर्माण करके, सड़कों के विकास, बिजली आदि उपलब्ध कराने के माध्यम से हो सकता है। इस अध्याय में हम स्वास्थ्य के अर्थ और उससे संबंधित समस्याओं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। स्वास्थ्य क्या है? व्हाट इज हेल्थ? तो देखिए, स्वास्थ्य के बारे में हम अनेक प्रकार से सोच सकते हैं कि स्वास्थ्य क्या है। इसके बारे में हम अनेक प्रकार से सोच सकते हैं। स्वास्थ्य का अर्थ है हमारा बीमारियों और चोट आदि से मुक्त रहना। लेकिन स्वास्थ्य केवल बीमारियों से संबंधित नहीं है। आप क्या समझते हैं कि आपकी कोई बीमारी नहीं है, आप एकदम स्वस्थ हैं? तो क्या आप एकदम स्वस्थ हैं? क्या स्वास्थ्य का मतलब सिर्फ बीमारी की गैर मौजूदगी से ही होता है? नहीं। देखिए, आप ठीक है, आप स्वस्थ हैं, आपकी कोई बीमारी नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य यही नहीं है। स्वास्थ्य वो भी है जिससे आप, जिसकी वजह से, जिन कारणों से आप अस्वस्थ हो जाते हैं। ठीक है, आपने उपयुक्त, देखिए, लेकिन स्वास्थ्य केवल बीमारी से संबंधित नहीं है। आपने उपयुक्त कॉलेज में से केवल कुछ स्थितियों को ही स्वास्थ्य से संबंधित देखा होगा। प्राय हम ध्यान नहीं देते हैं कि उपयुक्त हर स्थिति का संबंध स्वास्थ्य से है। बीमारी के अलावा हमारे उन कारणों पर भी विचार करना आवश्यक है जो हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं। यानी कि जिस वजह से हम बीमार होते हैं वो भी इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं कि हमारी बीमारी नहीं है तो हम स्वस्थ हैं, नहीं। हमारे आसपास का जो इन्वायरमेंट है वो भी स्वस्थ होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, तभी हम स्वस्थ रहेंगे। उदाहरण के लिए, यदि लोगों को पीने के लिए स्वच्छ पानी और प्रदूषण मुक्त वातावरण मिले तो वे सामान्यतः स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि उनका इन्वायरमेंट जो है वो स्वच्छ है, तो वो उस इन्वायरमेंट में रहेंगे तो स्वस्थ रहेंगे। लेकिन उनकी कोई बीमारी नहीं है, लेकिन जहाँ वो रह रही हैं वहाँ का पर्यावरण बहुत दूषित है, तो वो उस दूषित पर्यावरण से खुद भी अस्वस्थ हो जाएंगे। तो ये स्वास्थ्य का पहलू नहीं हुआ, है ना। दूसरी ओर, यदि लोगों को भरपेट भोजन न मिले और उन्हें घुटन भरी अवस्था में रहना पड़े तो उनके बीमार पड़ने की संभावना भी बढ़ जाएगी। यानी कि स्थिति पर भी निर्भर करता है कि हम स्वस्थ हैं या नहीं हैं। हम सब चाहते हैं कि हम जो भी कार्य करें चुस्ती से और मनोबल के साथ करें, लेकिन सुस्त रहना, अकर्मण्य रहना, चिंताग्रस्त रहना, लंबे समय तक डरे सहमे रहना स्वस्थ जीवन के लक्षण नहीं होते हैं। हम सबको तनाव मुक्त और प्रसन्न रहना चाहिए। हमारे जीवन के ये सभी पहलू स्वास्थ्य के हिस्से होते हैं। ठीक है, ये सभी पहलू कि हम कैसे माहौल में रह रहे हैं, स्वच्छ वातावरण है या नहीं है, हम सुस्त रह रहे हैं, टेंशन में है, ये सभी स्वास्थ्य के पहलू हैं। ठीक है, ये सभी स्वास्थ्य के पहलू। स्वास्थ्य से सिर्फ तात्पर्य ये नहीं है कि आपकी कोई बीमारी या चोट नहीं है। स्वास्थ्य का मतलब वातावरण से भी होता है, उन कारणों से भी होता है जिसकी वजह से आप बीमार होते हैं। क्लियर है? अच्छा जी, नेक्स्ट क्या है? देखिए, आइए भारत में स्वास्थ्य सेवाओं के कुछ पहलुओं का परीक्षण करते हैं कि भारत में स्वास्थ्य सेवाएं कैसी हैं, इसके ऊपर चर्चा करते हैं हम। तो ये कॉलम्स दिए हुए हैं, इनमें पढ़ते हैं। संसार में भारत में सर्वाधिक चिकित्सा महाविद्यालय हैं और यहाँ सबसे अधिक डॉक्टर तैयार किए जाते हैं। लगभग हर वर्ष 30,000 से अधिक नए डॉक्टर योग्यता प्राप्त करते हैं। तो देखिए, हमारे इंडिया में डॉक्टर्स की कमी नहीं है। हर वर्ष 30,000 नए डॉक्टर्स तैयार होते हैं। पिछले वर्ष में स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधा में काफ़ी वृद्धि हुई है। पिछले वर्षों में सन 1950 में भारत में केवल 2,717 अस्पताल थे। 1911 में बढ़कर ये 11,176 हुए और अब 2017 में संख्या बढ़कर 23,583 हो गई। तो हॉस्पिटल भी बढ़ते ही जा रहे हैं, उनमें भी इंक्रीज होता ही जा रहा है, यानी कि सुविधाएं भी बढ़ रही हैं, डॉक्टर्स भी हैं। उसके बाद क्या है कि भारत में विदेशों से बहुत बड़ी संख्या में इलाज कराने के लिए चिकित्सा पर्यटक आते हैं। वे उपचार के लिए भारत के कुछ ऐसे अस्पतालों में आते हैं जिनकी तुलना संसार के सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों से की जाती है। यानी कि जो इंडिया के बेस्ट हॉस्पिटल्स हैं उनमें ट्रीटमेंट के लिए विदेशों से भी लोग आते हैं, क्योंकि यहाँ पे सस्ता इलाज हो जाता है भारत में, इस वजह से। ठीक है, भारत विश्व का दवाई या निर्मित करने वाला तीसरा बड़ा देश है
और यहाँ से भारी मात्रा में दवाइयों का निर्यात भी होता है। देखिए हमारे इंडिया में हॉस्पिटल्स भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, हम मेडिसिन बनाने में भी तीसरे नंबर पर हैं, हम एक्सपोर्ट भी करते हैं दवाइयों का, ठीक है, मेडिकल टूरिज्म भी है हमारे इंडिया में। तो फिर क्या कारण है कि स्वास्थ्य में कमी है? हम उस प्रकार का लेवल नहीं है हमारे भारत में आज भी कि सभी लोगों तक स्वास्थ्य उपलब्ध हो सके, है ना, सभी लोगों को चिकित्सा मिल सके, प्रॉपर ट्रीटमेंट हो सके, वो लेवल आज भी नहीं है। देखिए वो क्यों नहीं, उसका कारण हम यहाँ देखते हैं कि भारत के अधिकांश डॉक्टर जो हैं शहरों में रहते हैं, इसलिए गांव के जो लोग हैं उन्हें लंबी दूरी तय करके शहर जाना पड़ता है। और ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या के मुकाबले डॉक्टरों की संख्या काफ़ी कम है। इंडिया में डॉक्टर नहीं कम है, ये बात नहीं है, लेकिन गाँवों में जितने लोग हैं उनके ऊपर डॉक्टरों की संख्या कम है। जितने भी डॉक्टर्स हैं वो सभी शहर में रहना पसंद करते हैं, गाँव में उनके इलाज के लिए, लोगों के इलाज के लिए डॉक्टर्स की संख्या कम है। तो एक लूप होल ये होता है कि गाँवों में डॉक्टरों की संख्या कम है ना। भारत में करीब 5 लाख लोग प्रतिवर्ष टीबी से मर जाते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति से अब तक की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। हर वर्ष मलेरिया के लगभग 20 लाख मामलों की रिपोर्ट प्राप्त होती है। ये संख्या कम नहीं हो रही है, यानी कि मलेरिया से लोग मर रहे हैं, टीबी से। ये इनका कारण ये भी हो सकता है कि लोग अवेयर नहीं है। हम देखिए कुछ जागरूक भी करना पड़ता है लोगों को कि मच्छरों को कैसे कम किया जाए। दूषित पानी कूलर वगैरह में छत पे के ऊपर पानी लंबे समय तक भरकर ना ठहरने दिया जाए, जिससे मच्छर ना पनपे, जिसकी वजह से मच्छरों से होने वाली बीमारियां कंट्रोल हो सकें। तो अवेयरनेस की भी थोड़ी कमी है। संचरणीय बीमारियां पानी के द्वारा एक से दूसरे को लगती हैं, है ना। इन बीमारियों में 2196 जल जनित होती हैं, जैसे हैजा, पेट के कीड़े और हेपेटाइटिस। ये सब पानी से होने वाली बीमारियां हैं। भारत के समस्त बच्चों में से आधों को खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं मिलता है और वे अल्प पोषण के शिकार होते हैं। अब यहाँ से देखिए कि आप कि यहाँ हम मेल न्यूट्रिशन की कमी है। अब देखो प्रॉपर पोषण नहीं मिल रहा है, ठीक है, गाँवों में डॉक्टर्स की कमी है, लोग अवेयर नहीं है। तो ये सब चीज़ें भी हैं जिससे हमारे भारत में स्वास्थ्य में कमी है थोड़ी, है ना। बीमारियों से बचाव और उनके उपचार के लिए हमें उचित स्वास्थ्य सेवाएं चाहिए, जैसे कि स्वास्थ्य केंद्र होने चाहिए, हॉस्पिटल्स होने चाहिए, परीक्षण के लिए लैब्स, प्रयोगशालाएं होनी चाहिए, एम्बुलेंस की सुविधा, ब्लड बैंक आदि, जो मरीजों को आवश्यक सेवा और देखभाल उपलब्ध करा सके। ये बेसिक नीड्स जो है ये होनी चाहिए, ठीक है। ऐसी सुविधाओं की व्यवस्था को चलाने के लिए हमें स्वास्थ्य सेवकों, नर्सों, योग्य डॉक्टरों तथा अन्य विशेषज्ञों की जरूरत होती है जो इन सब चीज़ों को चला सकें। अब हॉस्पिटल बन गए लेकिन डॉक्टर्स नहीं, तो उस हॉस्पिटल का कोई काम नहीं है, वो तो सिर्फ एक बिल्डिंग है। वो बिल्डिंग हॉस्पिटल कब बनेगी? जब उसमें डॉक्टर्स होंगे, सारी फैसिलिटीज़ होंगी, है ना, जो परामर्श दे सके, रोग की पहचान कर सके, इलाज कर सके। हमें ऐसे लोगों की आवश्यकता है। मरीजों के इलाज के लिए हमें आवश्यक दवाइयाँ और उपकरण भी चाहिए। अब हॉस्पिटल बन गया, डॉक्टर आ गए, तो ट्रीटमेंट के लिए हमें दवाइयाँ भी चाहिए, ये वो कुछ बेसिक ज़रूरतें होती हैं, उपकरण होते हैं, वो भी चाहिए। जब हम बीमार होते हैं तो अपने इलाज के लिए हमें इन सुविधाओं की आवश्यकता पड़ती है। अच्छा जी, अब देखिए भारत में बड़ी संख्या में डॉक्टर, दवाखाने और अस्पताल हैं। देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को चलाने का पर्याप्त अनुभव और ज्ञान भी उपलब्ध है। डॉक्टर्स भी हैं, दवाखाने भी हैं, हॉस्पिटल्स भी हैं, नॉलेज भी है, एक्सपीरियंस भी है, ठीक है। ये ऐसे चिकित्सालय और स्वास्थ्य केंद्र हैं जिन्हें सरकार चलाती है, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं, ठीक है। सरकार अपनी जनसंख्या के एक बड़े भाग की देखभाल करने में समर्थ है। किससे? सार्वजनिक हॉस्पिटल से, ठीक है, जो सैकड़ों और हजारों गांव में फैली हुई है। इस विषय पर हम बाद में अधिक विस्तार में चर्चा करेंगे। साथ ही चिकित्सा विज्ञान में बहुत असाधारण प्रगति हुई है, जिसके चलते देश में इलाज की नई तकनीकें और विधियां उपलब्ध हुई हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे इंडिया में हेल्थ को लेकर कुछ काम नहीं हो रहे हैं, बहुत अच्छे काम हो रहे हैं, लेकिन फिर भी कमी है। फिर भी दूसरा स्तंभ दिखाता है कि हमारे देश में स्वास्थ्य की स्थिति कितनी खराब है। उपयुक्त सकारात्मक विकास के बाद भी हम जनता को उचित स्वास्थ्य सेवाएं देने में असमर्थ हैं। यह विरोधाभासजनक स्थिति है जो हमारी अपेक्षाओं के विपरीत है। हमारे देश के पास पैसा है, ज्ञान है, अनुभवी व्यक्ति हैं, फिर भी हम सबको आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं देने में असमर्थ हैं। हम इस अध्याय में इसके कुछ कारणों
को जानेंगे। देखिए हाकिम शेख की कहानी। हाकिम शेख पश्चिमी बंग खेत मजदूर समिति के एक सदस्य थे, जो पश्चिम बंगाल में खेतीहर मजदूरों का एक संगठन है। 1992 में एक शाम वे चलती ट्रेन से गिर गए और उन्हें सिर पर गंभीर चोटें आईं। उनकी हालत बहुत नाजुक थी और उन्हें तुरंत इलाज की आवश्यकता थी। उन्हें कोलकाता के एक सरकारी अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन उन्हें भर्ती करने से मना कर दिया गया क्योंकि वहाँ कोई बिस्तर खाली नहीं था। अब देखिए सब कुछ है, डॉक्टर्स भी हैं, एजुकेशन भी है, नॉलेज भी है, एक्सपीरियंस भी है, हॉस्पिटल्स भी हैं, लेकिन वहाँ पर फैसिलिटीज़ नहीं है। अब गांव के लेवल पर 2-3 गांव के 4-5 गांव के स्तर पर हॉस्पिटल्स होते हैं। किसी एक गांव में कोई हॉस्पिटल होगा, वो एक हॉस्पिटल होगा जो 3-4 गांवों के लिए एक हॉस्पिटल होगा। तो वहाँ पे बेड की कमी, डॉक्टर्स की कमी, वहाँ पे बेसिक बीमारियाँ जो होती हैं उनकी प्राथमिक चिकित्सा के लिए तो डॉक्टर्स हैं, लेकिन उनके पूरे इलाज के लिए उन्हें फिर दूसरे हॉस्पिटल में रेफर कर दिया जाता है। तो कुछ कमियां हैं। दूसरे अस्पताल में आवश्यक सुविधाएं उनके इलाज के लिए जरूरी विशेषज्ञ नहीं थे। ठीक है, इस प्रकार अत्यंत गंभीर हालत में उन्हें 14 घंटे के अंदर 8 सरकारी अस्पतालों में ले जाया गया, किंतु किसी ने भी उन्हें भर्ती नहीं किया। क्यों? क्योंकि उनके पास वो फैसिलिटीज़, वो एक्सपर्ट्स नहीं थे। अंत में उन्हें एक निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहाँ इनका इलाज हुआ। उन्होंने अपने इलाज पर बहुत पैसा खर्च किया। जिन अस्पतालों ने भर्ती करने से इनकार कर दिया था, उनके उपेक्षापूर्ण रवैये से नाराज होकर, क्षुब्ध होकर हाकिम शेख एवं वो जो जिस कमेटी के अध्यक्ष थे, उन्होंने कोर्ट में मुकदमा दायर कर दिया। ठीक है, अब आप देखो उनके साथ एक ऐसी सिचुएशन थी, उनमें इस सब चीज़ों में उनकी डेथ भी हो सकती थी। वो ट्रेन से गिरे, उनका सीरियस एक्सीडेंट हो गया है, हॉस्पिटल्स मना किए जा रहे हैं कि हमारे पास फैसिलिटीज़ नहीं, हमारे पास डॉक्टर्स नहीं, हमारे पास बेड नहीं है, उन्हें रेफ़र किए जा रहे हैं। उन्होंने 8 हॉस्पिटल्स चेंज कर लिए हैं 24 घंटे के अंदर अंदर। तो देखिए क्या क्या सिचुएशन रही होगी वो, है ना। अगर आप वहाँ होते तो आपके साथ क्या, मतलब वो सिचुएशन ऐसी थी कि उस टाइम पीरियड में उनकी डेथ भी हो सकती थी। तो ये उनके फंडामेंटल राइट का वोलेशन होता। फंडामेंटल राइट कौन सा? आर्टिकल 21, जो हमें जीने का अधिकार देता है ना, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। तो ये उसका वोलेशन होता। अच्छा जी, अब यहाँ देखिए एक स्टोरी बताई गई, जो दो दोस्त हैं, वो दोनों, उनके ना वायरल बुखार हो जाता है, दोनों हॉस्पिटल्स जाते हैं। एक जाता है प्राइवेट हॉस्पिटल में, दूसरा जाता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। ये जाता है भाई प्राइवेट में और ये जाता है सरकारी अस्पताल में। तो ये दोनों आपस में बताते हैं कि सरकारी अस्पताल कैसा है और निजी अस्पताल कैसा है, उनके बारे में चर्चा करते हैं, बताते हैं। तो कि भाई मैं गया वहाँ पे, सब कुछ अच्छा था, हॉस्पिटल में साफ़ सफाई थी, डॉक्टर्स भी बहुत ही मतलब फ्रेंडली बिहेव कर रहे थे, इतनी जल्दी मेरा चेकअप हुआ, ट्रीटमेंट हुआ, रिपोर्ट आ गई, ये बताया। लेकिन उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा दवाइयाँ दी और मेरा खर्चा बहुत ज़्यादा हो गया। दूसरा बताते हैं सरकारी अस्पताल के बारे में कि हमने एक बड़ी लंबी लाइन में इंतज़ार किया पहले तो, फिर हमारा नंबर आया, फिर ट्रीटमेंट, कुछ टेस्ट हुए, 3 दिन में उसकी रिपोर्ट आई। रिपोर्ट आने के बाद जब फिर हम गए, उसके बाद बताया कि वायरल बुखार था, कुछ ही दवाइयाँ दी, खर्चा कम हुआ, दवाइयाँ कम हुई, यानी कि इलाज सस्ता था सरकारी अस्पताल में, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा था। इतने टाइम में कोई इंसान मर जाए, रिपोर्ट आ रही है टेस्ट की इतने 3 दिन के अंदर, और तब तक तो वायरल बुखार भी ठीक हो जाएगा। तो आप सोचिए क्या हालत है। ठीक है, अच्छा जी, देखिए सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवाएं, इनके बारे में हम पढ़ते हैं। उपयुक्त कहानी से आप समझ गए होंगे कि हम स्वास्थ्य सेवाओं को 2 वर्गों में बांट सकते हैं, सार्वजनिक और निजी। सार्वजनिक जो सरकार चलाती है, और निजी जो कोई अपना पर्सनल हॉस्पिटल खोलता है जहाँ पे लोगों का ट्रीटमेंट होता है। ठीक है, अच्छा, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा स्वास्थ्य केंद्रों व अस्पतालों की एक श्रृंखला है जो सरकार द्वारा चलाई जाती है। ये केंद्र व अस्पताल आपस में जुड़े हुए होते हैं, जिससे ये शहरी व ग्रामीण दोनों क्षेत्रों को सुविधाएं प्रदान करते हैं और सभी बीमारियों का इलाज प्रदान करते हैं। ग्राम स्तर पर एक स्वास्थ्य केंद्र होता है जहाँ पर एक नर्स और एक ग्राम स्वास्थ्य सेवक रहता है। इन्हें सामान्य बीमारियों के इलाज के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है, लेकिन ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर की देखरेख में कार्य करते हैं। अब देखिए यहाँ इन्हें कुछ ट्रेनिंग दी जाती है, सामान्य
बीमारियों के इलाज के लिए। लेकिन अगर कोई सीरियस मैटर हो जाए तो गांव के लेवल पे कोई हॉस्पिटल नहीं है, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे किसी हॉस्पिटल में जाओ, फिर वो कह देता है कि हमारे पास बेड नहीं है, तो कहीं और जाओ, कहीं और चक्कर काटते रहो, तो कम और सस्ते के चक्कर में वो इंसान मर जाता है। लेकिन गवर्नमेंट को कुछ ऐसा करना चाहिए ना कि पहले तो उन चीज़ों को सुधारो जिनसे वो बीमारियां हो रही हैं, लोगों को उनके प्रति अवेयर करो, ठीक है। फिर बीमारियां हैं सीरियस तो उनके लिए सरकारी हॉस्पिटल में प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए, प्रॉपर बेड्स के अरेंजमेंट होने चाहिए, ठीक है। सभी के लिए सुविधाएं होनी चाहिए ताकि गरीब लोग जो महंगा इलाज अफोर्ड नहीं कर सकते उन्हें सरकारी अस्पताल में अच्छा इलाज और सस्ता इलाज मिल सके, है ना। ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा केंद्र कई गांवों की ज़रूरतों को पूरा करते हैं, यानी कि एक केंद्र है जहाँ सामान्य बीमारियों की जांच के लिए कुछ क्या 1 या 2 डॉक्टर्स बैठते हैं और उनके पास भी प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं होती, जो इन सभी स्वास्थ्य केंद्रों की देखरेख। अच्छा जी, क्या कह रहा है कि जिला स्तर पर होता है एक अस्पताल जो इन्हीं सभी स्वास्थ्य केंद्रों की देखरेख करता है। बड़े शहरों में कई सरकारी अस्पताल होते हैं, जैसे एक वह था जिसमें अमन को ले जाया गया था, और ऐसे विशिष्ट सरकारी अस्पताल है जिनका जिक्र हाकिम शेख की कहानी में हुआ था। इस स्वास्थ्य सेवा को कई कारणों से सार्वजनिक कहा जाता है। सरकार ने सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की वचनबद्धता को पूरा करने के लिए अस्पताल तथा स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए हैं। इन सेवाओं को चलाने के लिए धन उस पैसे से आता है जो लोग हम टैक्स देते हैं, जो हम सरकार को टैक्स देते हैं उनसे ही सरकार हमारे लिए हॉस्पिटल्स, उनके लिए फैसिलिटीज सब कुछ करती है। इसलिए सुविधाएं सबके लिए हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इसका उद्देश्य अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं निःशुल्क या बहुत कम कीमत पर देना है, जिससे गरीब लोग भी इलाज करा सकें। स्वास्थ्य सेवाओं का अन्य महत्वपूर्ण कार्य है बीमारियों के प्रति लोगों को अवेयर कराना, ठीक है। इसकी व्यवस्था सरकार को लोगों के सहयोग से करनी होती है, अन्यथा यह बहुत ही सीरियस मैटर बन जाता है कि हम लोगों को समझाएंगे, उन्हें अवेयर करेंगे, तभी तो वो समझेंगे ही ना कि हाँ इससे मच्छर पैदा होते हैं, मच्छरों से ये बीमारियां होती हैं, ऐसा करने से मच्छर कम होंगे, हम कम बीमार होंगे। तो उदाहरण के लिए मच्छरों को पैदा होने से रोकने के अभियान को सफल बनाने के लिए सुनिश्चित करना पड़ेगा कि क्षेत्र के सभी लोग अपने कूलरों में, घर की छतों आदि पर पानी एकत्र न होने दें। अब उन्हें कैसे पता चलेगा भाई, कुछ लोग अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे नहीं है, हाँ ये तो भाई नॉर्मल सी बात है, कॉमन सी बात है, लेकिन फिर भी उन्हें अवेयर करना पड़ेगा, उन्हें बताना पड़ेगा कि ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे ये बीमारियां होती हैं। अब उन्हें पता है पानी इकट्ठा होने से मच्छर पैदा हो रही हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता ये मच्छरों को काटने से कौन कौन सी बीमारियां हो रही हैं और कितनी कितनी खतरनाक बीमारियां हो सकती हैं, ठीक है। तो इनके लिए सरकार को कदम उठाने पड़ेंगे, अवेयरनेस फैलानी पड़ेगी, लोगों को अवेयर करना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, तब जाके सिचुएशंस सुधरेंगी। हाकिम शेख के प्रकरण को पुनः याद करिए। क्या आप जानना चाहेंगे कि उनके मामले में कोर्ट ने क्या निर्णय दिया? हमारे संविधान के अनुसार लोगों के हित को सुनिश्चित करना और सबको स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना सरकार का प्राथमिक कर्तव्य है, ठीक है। सरकार को हर व्यक्ति के जीवन के अधिकार की रक्षा करनी है। अदालत ने कहा कि हाकिम शेख को जिन कठिनाइयों से गुजरना पड़ा उसमें उनकी जान भी जा सकती थी। यदि कोई अस्पताल समय पर व्यक्ति को इलाज नहीं प्रदान कर पाता तो इसका तात्पर्य है कि उसे जीवन की सुरक्षा नहीं दी जा रही, यानी कि उसके फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है। तो अदालत ने यह भी कहा कि सरकार का कर्तव्य है कि वह मरीजों को आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं दे, जिसमें आकस्मिक इलाज की सुविधा भी सम्मिलित हो, यानी कि इमरजेंसी ट्रीटमेंट। हो सकता है कि भाई किसी को तत्कालिक कोई परेशानी हो जाए, उसको आवश्यकता है इलाज की, और गांव के लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फैसिलिटीज़ नहीं, वो उनको शहर भेजने के लिए कह रहे हैं किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में, बड़े हॉस्पिटल में, और वो पर्टिकुलर इंसान उस ट्रीटमेंट को अफोर्ड नहीं कर पाता है, तो ये उसकी फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है कि सरकार ने उस लेवल की सुविधाएं नहीं की हैं सरकारी अस्पताल में कि एक गरीब इंसान वहाँ पे इलाज करवा सके। अस्पताल और उनके स्वास्थ्य संबंधी कर्मचारियों को आवश्यक इलाज प्रदान करने की जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। कई सरकारी अस्पतालों ने हाकिम शेख का इलाज करने से मना कर दिया था, इसलिए अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिए कि वह हाकिम शेख द्वारा इलाज पर व्यय किए गए पूरे खर्च का भुगतान करें, ठीक है। निजी स्वास्थ्य सेवाएं, अब देखिए हमने पढ़ा गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के बारे में, अब पढ़ते हैं हम प्राइवेट। हमारे देश में कई तरह की निजी स्वास्थ्य सेवाएं पाई जाती हैं। बड़ी संख्या में डॉक्टर अपने निजी दवाखाने चलाते हैं। अब देखो 30,000 हर साल डॉक्टर होते हैं,
तो उनकी अपनी पढ़ाई में इतना खर्चा आ जाता है कि वो उसे पूरी वसूली भी किसी तरह, तो गाँव में इलाज करेंगे उनसे उनको कोई प्रॉफिट नहीं नज़र आता, तो अपना प्राइवेट हॉस्पिटल खोल लेते हैं, शहरों में काम करते हैं, तो वो अपने प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। वहाँ पे लोगों का इलाज तो करते ही हैं, लेकिन वो कोई सोशल वर्कर तो है नहीं, तो वो अपना प्रॉफिट देखते हैं उसमें, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों में पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी मिल जाते हैं। शहरी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में डॉक्टर हैं, जिनमें से बहुत से विशेषज्ञ की सेवाएं प्रदान करते हैं। निजी रूप से चलाए जा रहे अस्पताल, नर्सिंग होम भी हैं। काफ़ी संख्या में प्रयोगशालाएं हैं जो परीक्षण करती हैं, वे विशिष्ट सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं, जैसे एक्सरे, अल्ट्रासाउंड आदि। ऐसी दुकानें भी हैं जहाँ से हम दवाइयाँ खरीद सकते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब प्राइवेट हैं कि कोई मेडिकल स्टोर खोल के बैठा है, किसी ने कोई लैब खोल रखी है किसी टेस्ट के लिए, है ना, ब्लड टेस्ट कर रहे हैं, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड करने के लिए लैब्स हैं। तो ये सब ये अपने अपना काम जमाए हुए बैठे हैं, तो ये सब क्या आते हैं, प्राइवेट। लोग अच्छे अच्छे एक्सपर्ट्स, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं, वो किसी अपने खुद के प्राइवेट हॉस्पिटल में, किसी बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में जहाँ से उनको अच्छा पैसा मिल रहा है वहाँ पे काम करते हैं, है ना। तो ये सब होता है। अच्छा, उसके बाद जैसा कि इनके नाम से ज्ञात होता है, निजी स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकार का स्वामित्व अथवा नियंत्रण नहीं होता है। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के विपरीत इन निजी स्वास्थ्य संस्थाओं में मरीजों को हर सेवा के लिए बहुत धन व्यय करना पड़ता है। कि हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो हमें कम पैसों में या फ्री में इलाज हो जाता है, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल्स में हमें बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ता है। किसी नॉर्मल ट्रीटमेंट के लिए भी आप जाएंगे तो आपको बढ़ा चढ़ा के दवाइयाँ दे दी जाएंगी, अब उन्हें अपना बिल बनाने से मतलब होता है। आज निजी स्वास्थ्य सेवाएं चारों ओर दिखाई देती हैं। अब तो बड़ी बड़ी कंपनियां अस्पताल भी चलाती हैं। कुछ कंपनियां दवाइयों को बनाने और बेचने में लगी हैं। शहरों के कोने कोने में दवाइयों की दुकान भी देखी जा सकती है। इससे ही फिर ब्लैक मार्केटिंग होना शुरू हो जाता है कि गलत दवाइयाँ बनाना, है ना। आपने बहुत बार न्यूज़ में देखा होगा, इस दवाई के लिए इतने लोगों की मौत, इतने बच्चों की मौत। तो ये सब यहीं से निकल के आता है, ठीक है। मतलब हर जगह बिजनेस, हर जगह कंपटीशन। ये डॉक्टर्स को ये समझ में नहीं आ रहा कि हम डिग्री लेके बैठे हैं, लोगों का इलाज करने के लिए बैठे नहीं, उन्हें सिर्फ पैसे कमाने से मतलब है। सबके बारे में नहीं, लेकिन ऐसा भी होता है। स्वास्थ्य सेवा और समानता, क्या सबके लिए पर्याप्त सेवाएं उपलब्ध हैं? हम भारत में ऐसी स्थिति का सामना कर रहे हैं जहाँ निजी सेवाएं तो बढ़ रही हैं परंतु सार्वजनिक नहीं। ऐसी दशा में लोगों को मुख्यतः निजी सेवाएं ही उपलब्ध हो पाती हैं। अब देखो, जिस फ्लो में, जिस तरीके से प्राइवेट हॉस्पिटल बढ़ रही हैं, उनकी सुविधाएं बढ़ रही हैं, उस ही लेवल में गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स नहीं बढ़ रही हैं। उनकी सुविधाएं, उनमें उतनी फैसिलिटीज़ नहीं है जितनी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में है। अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी वही फैसिलिटी हो जो कि एक प्राइवेट हॉस्पिटल में है, तो गरीब से गरीब इंसान भी आसानी से, आराम से अपना इलाज करवा सकता है। वो इस भरोसे में नहीं मरेगा कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं है इतने बड़े ट्रीटमेंट के लिए, तो वो सोचे जितने दिन की ज़िंदगी है जी लेता हूँ, चलो छोड़ो, तो फिर ये नौबत नहीं आएगी। ये शहरी क्षेत्रों में केंद्रित है। इन सेवाओं का मूल्य भी अपेक्षाकृत अधिक होता है। दवाइयाँ महंगी होती हैं, बहुत से लोग उन्हें खरीदने में समर्थ नहीं होते, और इसलिए जब परिवार में बीमारी होती है तो उन्हें ऋण लेना पड़ता है। गाँवों में लोग अपने खेत, जमीन, जायदाद बेच देते हैं, गहने गिरवी रख देते हैं, कहीं से कर्ज लेते हैं एक छोटी सी बीमारी के इलाज के लिए भी, और बड़ी बीमारी हो जाए तो वो तो राम भरोसे ही रहते हैं, है ना। कुछ निजी सेवाएं अधिक कमाने के लिए प्राय ऐसे कार्यों को प्रोत्साहित करते हैं जो सही नहीं है। कई बार सस्ते तरीके उपलब्ध होने पर भी उनके प्रयोग नहीं किए जा सकते। उदाहरण के लिए प्राय देखा जाता है कि कुछ चिकित्सक ज़रूरत से ज़्यादा दवाइयाँ, इंजेक्शन या सेलाइन आदि की सलाह देते हैं, जबकि साधारण इलाज भी पर्याप्त हो सकता है। वो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि उनसे उनकी जेब गर्म हो रही है ना। वो ज़्यादा दवाई देंगे तो उनके पास ज़्यादा पैसे आएंगे, वो ज़्यादा ट्रीटमेंट, ज़्यादा इंजेक्शन्स लिखेंगे तो उनके पास ही तो आएगा ना वो पैसा। तो वो अपने प्रॉफिट के लिए किसी दूसरे का नुकसान भी कर देते हैं कि जहाँ थोड़े से ट्रीटमेंट से वो ठीक हो सकता है, उसको डबल ट्रिपल ट्रीटमेंट किया जा रहा है, जिससे वो और ज़्यादा बीमार हो भी सकता है ना। अच्छा, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद का आयुर्विज्ञान नैतिक संहिता कहता है, जहाँ तक संभव हो प्रत्येक चिकित्सक को औषधों के जेनेरिक नाम ही उपचार पर्ची में लिखने चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि यह युक्त और उपयुक्त रूप में हो। जेनेरिक नाम का क्या मतलब होता है? जेनेरिक नाम से मतलब होता है कि भाई जो दवाई बनी है उसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ हुई हैं उसकी पूरी डिटेल में उसके बारे में बताया हुआ होना चाहिए। कोई भी पेटेंट ना हो ऐसी दवाई, ठीक है, जिसका कोई भी
पेटेंट ना हो। ये देखिए, जन औषधि मेडिकल स्टोर, दाम कम, दवाई उत्तम। यहाँ ये एक गवर्नमेंट द्वारा उठाया हुआ एक अच्छा इनिशिएटिव है। यहाँ से आपको अच्छी दवाइयाँ मिलती हैं और कम पैसों में मिलती हैं। जन औषधि मेडिकल स्टोर, दाम कम, दवाई उत्तम। अच्छा, और तथ्य यह है कि जनसंख्या के 20% लोग ही बीमारी के दौरान आवश्यक दवाइयों को खरीदने में सक्षम होते हैं। बाकी के 80% लोग वो तो अफोर्ड नहीं कर सकते ट्रीटमेंट को। ठीक है, वे लोग भी जिन्हें हम गरीब नहीं समझते, दवा संबंधी खर्चों को उठाने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। इतना महंगा होता है इलाज। ठीक है, एक अध्ययन में यह पाया गया कि जो लोग अस्पताल में किसी बीमारी या चोट लगने के कारण भर्ती होते हैं, उनमें से 40% लोग खर्चों का भुगतान करने के लिए पैसे उधार लेते हैं, अपनी कुछ संपत्ति बेच देते हैं। गरीब लोगों के लिए परिवार में हर बीमारी चिंता और मुसीबत का कारण बन जाती है। अब उनके पास इतनी आमदनी नहीं है, वो मुश्किल से 2 समय का खाना खा पा रहे हैं, और उनके घर में कोई बीमार हो गया है तो वो सोचो उनकी क्या हालत होगी, वो कैसे अपना ट्रीटमेंट करवाएंगे। और अब यहाँ पे वो उस ट्रीटमेंट के अभाव में वो पर्टिकुलर इंसान जो है वो मर जाता है। तो ये किसकी कमी है? ये हमारी सरकार की कमी है कि वो सरकारी अस्पतालों में वो सुविधा उपलब्ध नहीं कर पा रही है, जिससे वो गरीब इंसान यहाँ जाके अपना इलाज करवा सकता था और उसकी जान बच सकती थी। तो ये उसके पर्टिकुलर इंसान के फंडामेंटल राइट का वोलेशन हो रहा है, जो कि एक बहुत ही गलत बात है ना। इससे भी बड़ी बात यह है कि ऐसी स्थिति बार बार आती है। गरीब लोग पहले ही पोषण की कमी का शिकार होते हैं। ये परिवार उतना भोजन नहीं खा पाते जितना उन्हें खाना चाहिए। ठीक है, उन्हें जीवन की आधारभूत आवश्यकताएं जैसे पीने का पानी, घर के लिए पर्याप्त जगह, साफ वातावरण तक उपलब्ध नहीं हो पाता है, और इसलिए उनकी बीमार पड़ने की संभावना अधिक रहती है। बीमार होने वाले खर्चे से उनकी हालत और ख़राब हो जाती है। एक तो पहले ही ऐसी सिचुएशन में ऊपर से बीमारी आ गई तो वो तो वैसे ही उस कर्ज में ही दब के मर जाएंगे जो उसके इलाज में होगा। ठीक है, कभी कभी केवल पैसा ही लोगों के बेहतर इलाज में बाधक नहीं होता। उदाहरण के लिए महिलाओं को तुरंत इलाज के लिए डॉक्टर के पास नहीं ले जाया जाता है। कई आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य केंद्र कम है और वे भी अच्छी तरह नहीं चलाए जाते हैं। कई वाणिज्यिक स्वास्थ्य सेवाएं भी उपलब्ध नहीं है। कई एरियाज ऐसे हैं जहाँ ना गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं ना ही प्राइवेट्स हैं, और कहीं पर ऐसा होता है कि पैसे भी हैं, ठीक है, गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ भी अच्छी हैं, लेकिन वहाँ पे महिलाओं को जल्दी से ट्रीटमेंट के लिए नहीं ले जाया जा सकता। हो सकता है कि वहाँ पे ट्रीटमेंट करने वाला कोई मेल डॉक्टर हो, तो इस वजह से भी महिलाओं को जल्दी से हॉस्पिटल में नहीं लेके जाया जाता है। ठीक है, क्या किया जा सकता है? इसमें कोई संदेह नहीं कि हमारे देश में लोगों की स्वास्थ्य की दशा अच्छी नहीं है। ये सरकार का उत्तरदायित्व है कि अपने सब नागरिकों को, विशेषकर गरीबों और सुविधाहीनों को, गुणात्मक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करें। फिर भी लोगों का स्वास्थ्य जितना जीवन की आधारभूत सुविधाओं पर और उनकी सामाजिक स्थिति पर निर्भर है, उतना ही स्वास्थ्य सेवाओं के ऊपर भी। देखिए, ट्रीटमेंट के लिए अच्छे हॉस्पिटल्स, अच्छे डॉक्टर्स, उनमें फैसिलिटीज़ तो होनी ही चाहिए, लेकिन जैसा कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि स्वास्थ्य सिर्फ बीमारियों और चोट से मुक्त होना ही नहीं है। स्वास्थ्य में के पहलू में वो चीज़ें भी शामिल होती हैं जिसकी वजह से बीमारी होती है। ठीक है, जिसकी वजह से हम बीमार होते हैं, वो भी स्वास्थ्य का पहलू है। तो सरकार को सभी 360 डिग्री के एंगल पर काम करना पड़ेगा, तब जाके सुधार होंगे, है ना। इसलिए लोगों के स्वास्थ्य की दशा सुधारने के लिए दोनों पक्षों पर कार्य करना आवश्यक है। ऐसा करना संभव है। अगले पृष्ठ पर दिए गए उदाहरण देखिए कैसे संभव है। अब यहाँ पे केरल का एक उदाहरण दिया गया है, एक देखिए। 1996 में केरल सरकार ने राज्य में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। क्या किए भाई? राज्य के पूरे बजट का 40% पंचायतों को दे दिया गया। इससे पंचायतें अपनी आवश्यकताओं को योजनाबद्ध कर उनकी पूर्ति कर सकती थी। इसमें गांव के लिए पीने का पानी, आहार, औरतों के विकास और शिक्षा आदि के लिए उचित व्यवस्था सुनिश्चित करना संभव हो सका। अब देखिए, जब ये चीज़ें बन रही हैं, उन्हें खाने के लिए अच्छा पर्याप्त भोजन मिल रहा है, स्वच्छ पानी मिल रहा है, स्वच्छ वातावरण मिल रहा है, तो वो वैसे ही बहुत कम बीमार होंगे। ठीक है, और फिर 40% दिया तो कुछ उनके स्वास्थ्य पर भी तो खर्च किया जाएगा। तो इसके फलस्वरूप जल वितरण व्यवस्था की जांच की गई, स्कूल और आंगनबाड़ी का काम
को सुनिश्चित किया गया और गांव की विशेष समस्याओं पर ध्यान दिया गया। स्वास्थ्य केंद्रों में भी सुधार किया गया। ठीक है, तो इन सब कार्यों में स्थिति में सुधार आया। इतने प्रयत्नों के बाद भी कुछ समस्याएं तो बनी नहीं, जैसे दवाइयों की कमी, अस्पतालों में अपर्याप्त बिस्तर, पर्याप्त डॉक्टरों का न होना आदि। इन समस्याओं को दूर करने की आवश्यकता है। अधिक जानकारी तो अस्पतालों में अपर्याप्त बिस्तर हैं, डॉक्टर्स नहीं है, तो ये सब समस्याएं अभी भी हैं। 40% देने के, लेकिन उन्होंने कुछ हद तक तो सुधार किया। लोगों को खाने के लिए पर्याप्त भोजन का व्यवस्था की, स्वच्छ पानी, ठीक है, शिक्षा में, औरतों की शिक्षा में योगदान दिया, स्वास्थ्य केंद्रों में सुविधाएं करवाई गई। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ कमी हुई, लेकिन वो धीरे धीरे कुछ कमी भी सुधार जाएगी। लेकिन जब आप कुछ करेंगे ही नहीं, कोई इनिशिएटिव लेंगे ही नहीं, तो फिर कैसे काम चलेगा, है ना। कोस्टारिका का तरीका देखिए। कोस्टारिका को मध्य अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश माना जाता है। इसका मुख्य कारण उनके संविधान में निहित है। कई वर्षों पहले कोस्टारिका ने एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया था कि वे देश में सेना नहीं रखेंगे। इससे उन्हें सेना पर व्यय किए जाने वाले धन को लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य आधारभूत जरूरतों पर खर्च करने में मदद मिली। कोस्टारिका की सरकार मानती है कि देश के विकास के लिए देश का स्वस्थ होना जरूरी है, ठीक है, और इसलिए अपने देशवासियों के स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान देती है। कोस्टारिका की सरकार अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य के लिए मूलभूत सेवाएं व सुविधाएं देती है, जैसे पीने का सुरक्षित पानी, सफाई, पोषण और आवास। जब देखिए ये चीज़ें होंगी, आपके पास स्वच्छ पानी होगा, सफाई होगी, पोषण होगा, रहने के लिए अच्छा घर होगा, तो आप वैसे ही स्वस्थ रहेंगे, है ना। स्वास्थ्य की शिक्षा को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और सभी स्तरों पर स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान शिक्षा का एक ज़रूरी भाग है। जब आप स्वास्थ्य से संबंधित शिक्षा लोगों को देंगे, उन्हें अवेयर करेंगे, उन्हें समझाएंगे बीमारियों के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, हाइजीन के बारे में, तो वो लोग समझेंगे, स्वस्थ रहेंगे। जब आप उन्हें सुरक्षित पानी देंगे पीने के लिए, स्वच्छ पानी देंगे, साफ सफाई रखेंगे, उनके पोषण का ध्यान रखेंगे, उन्हें रहने के लिए स्वच्छ आवास देंगे, तो वो लोग, उनका लेवल सुधरेगा, वो बीमार कम होंगे। तो ठीक है, तो क्या क्या दो एग्जाम्पल समझा हमने, कोस्टारिका का और केरल का, कि केरल ने 40% पंचायतों को दिया, जिससे उसने अपने गाँवों की बेसिक ज़रूरतों को पूरा किया। ठीक है, ऐसे ही कोस्टारिका ने भी किया। तो ये सब पहलू, ये सब काम करने पड़ेंगे स्वास्थ्य के लिए, कि उन चीज़ों के ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा जिस वजह से बीमारियां होती हैं। और बीमारियां हैं तो अस्पतालों की अच्छी सुविधाएं, सरकारी अस्पतालों को भी स्वच्छ, स्वस्थ और अच्छा बनाना पड़ेगा, ताकि गरीब लोग जो निजी अस्पताल में जाके अपना इलाज नहीं करवा सकते हैं, वो एक अच्छी सरकारी अस्पताल में जाके अपना ट्रीटमेंट करवा सकें। वहाँ पे सारी सुविधाएं हों जिससे वो अपना इलाज करवा सकें, अच्छे बेड्स हों, ठीक है, पूरे बेड्स हों, सभी ट्रीटमेंट्स के लिए उपकरण हो, अच्छे डॉक्टर्स हों, अच्छा हॉस्पिटल हो। तो ये सब चीज़ें अगर गांव के लेवल पर होंगी तो गरीब लोग भी अपना इलाज अच्छे से करवा सकेंगे। क्लियर है? अच्छा जी, अब देखिए ये कह रहा है कि हमारे पास जो गुड वेल्थ एंड वेल बीइंग, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 3 के अंदर आता है। क्या? हमारी हेल्थ कहाँ आती है? हमारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 में हमारी हेल्थ आती है। उससे पहले क्या थी? 0 हंगर नो पॉवर्टी। अब देखिए जब हम गरीबी को मिटाएंगे तो हम भूखमरी को मिटाएंगे। जब गरीबी और भूखमरी नहीं रहेगी, पोषण का स्तर बढ़ेगा, तो हम स्वास्थ्य पर भी ध्यान दे सकेंगे। ठीक है, फिर जब लोग स्वस्थ रहेंगे तभी तो पढ़ेंगे ना, तो फिर हम उन्हें पढ़ाएंगे, एजुकेशन देंगे, तो वो पढ़ेंगे तो वो इक्वलिटी, बराबर समान समझेंगे सभी को। तो ये देखिए सभी ना एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। फिर क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, जब हम लोगों को स्वस्थ जल देंगे, अच्छा साफ सुथरा वातावरण देंगे, तो भी वो वैसे ही स्वस्थ रहेंगे। तो ये 2 गोल्स इंपॉर्टेंट हैं, आपके इस चैप्टर से रिलेट कर रहे हैं। कौन से? 3 and 6। कौन कौन से हैं भाई? 3 और 6। गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग और क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, ये हेल्थ से रिलेटेड 2 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, 3 और 6, जो हमारी हेल्थ से जुड़े हुए हैं। आर्टिकल 21 क्या कहते हैं भाई? जीवन का अधिकार है आर्टिकल 21। ठीक है, किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। अगर वो सरकार की लापरवाही है ना कि सर
सरकारी अस्पतालों में अच्छी सुविधाएं नहीं है, पर्याप्त बेड नहीं है। जैसे हमने हाकिम शेख का एग्जांपल लिया था कि उन्हें 24 घंटे के अंदर अंदर 8 अस्पतालों को चेंज करना पड़ा, इससे उनकी जान जा सकती थी। तो उनके आर्टिकल 21 का फंडामेंटल राइट का, जीवन के अधिकार का वोलेशन होता उन, तो किस वजह से होता? क्या कोई कानून था? क्या उन्होंने कोई क्राइम कर रखा था कि सुप्रीम कोर्ट ने या कोर्ट ने सजा दी थी कि भाई फांसी की सजा है, मृत्युदंड दे दिया है, तो उस वजह से उसकी डेथ हुई है? नहीं, वो एक लापरवाही होती अस्पतालों की, सरकार की, कि वहाँ पे प्रॉपर सुविधा नहीं है, जिस वजह से उस पर्टिकुलर इंसान को समय पर सही इलाज नहीं मिला, है ना। तो ये हमारे फंडामेंटल राइट है कि हमें जीने का अधिकार है, इससे हमें स्वास्थ्य का अधिकार, स्वस्थ रहेंगे तभी तो जिएंगे ना हम। तो ये हमारा फंडामेंटल राइट हो गया। अच्छा, उसके बाद राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये सरकार को कहते हैं कि भाई आर्टिकल 47 कहते हैं पोषाहार का स्तर बढ़ाने के लिए, जीवन स्तर सुधारने तथा जन स्वास्थ्य की स्थिति को बेहतर करने से संबंधित सरकार का कर्तव्य है कि सरकार को लोगों के पोषाहार स्तर को बढ़ाने के लिए, जीवन स्तर को सुधारने के लिए, उनकी स्वास्थ्य की स्थिति को बेहतर करने के लिए समय समय पर अच्छे कदम उठाने चाहिए। ठीक है, ये सरकार का कर्तव्य है। आर्टिकल 42 कहता है कि न्यायोचित एवं मानवीय कार्य दशाओं तथा मातृत्व सहायता के लिए प्रावधान। इन्हीं वजह से एक तो हमारा फंडामेंटल राइट है, फिर डीपीएसपी भी है, तो सरकार समय समय पर योजनाएं, स्कीम्स निकालती रहती है, जैसे मातृत्व वंदना योजना, ठीक है, ऐसी बहुत सी स्कीम्स हैं, आयुष्मान योजना, जिससे लोगों को फ़ायदा मिलता है। तो देखिए काम हो रहा है हेल्थ के सेक्टर में, लेकिन उसे और भी अच्छे और बेहतर तरीके से होने की आवश्यकता है। हमारे देश के हर नागरिक को अच्छा, सस्ता और बेहतर इलाज मिलना बहुत ही आवश्यक है, और ऐसा होना चाहिए हमारे इंडिया में। ठीक है, तो आज के चैप्टर में हमने क्या पढ़ा भाई? स्वास्थ्य के बारे में पढ़ा हमने कि स्वास्थ्य क्या है, सरकार की उसमें क्या भूमिका है, ये हमने पढ़ा। ठीक है, भारत में स्वास्थ्य सेवाएं कैसी हैं उसके बारे में भी हमने पढ़ा कि कितने डॉक्टर्स हैं, मेडिकल टूरिज्म भी है। अच्छा जी, और हॉस्पिटल्स में भी बेहतरी है, लेकिन फिर भी स्वास्थ्य में थोड़ी कमियां हैं, उसके क्या कारण है हमने ये जाने इसमें। और प्राइवेट हॉस्पिटल और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के बारे में हमने पढ़ा कि क्या कमियां हैं, क्या कुछ होना चाहिए। ठीक है, ये सब कुछ हमने इस चैप्टर में पढ़ा। तो आई होप ये चैप्टर आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।